मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार टॉपिक पर, यानी कि बिग बैंग थ्योरी पर। तो महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार नंबर फर्स्ट, आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान एवं घनत्व अनंत था। तो ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वे सभी पदार्थ कैसे थे? अति छोटे गोलक थे और एक ही स्थान पर स्थित थे। इनका आयतन कितना था? अत्यधिक सूक्ष्म था, तापमान और घनत्व अनंत था, यानी कि बहुत अधिक था। दूसरा क्या कहता है नियम? अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग कहा गया। तो महाविस्फोट, दूसरा है महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट। तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का क्या हुआ? आकस्मिक विस्फोट हुआ। आकस्मिक मतलब अचानक विस्फोट हुआ, जिसको नाम दिया गया महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी कि बिग बैंग। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। अब क्या हुआ? जो विस्फोट हुआ उससे क्या हुआ? पदार्थ बहुत दूर दूर तक फैले, यानी कि बिखरा हुआ, और इस तरह सामान्य पदार्थ बने। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूह से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। अब इस बिखराव के कारण कैसे काले पदार्थ बने? काले पदार्थ बने, काले पदार्थ बने, काले पदार्थ बने। और काले पदार्थों के समूह से क्या बना? ब्रह्मांडीय पिंड बने, और इनके समूह से क्या हुआ? ब्रह्मांडीय पिंड बने। अब हम बताएं, हम ये जान सकते हैं कि काले पदार्थों के समूह से क्या बने? ब्रह्मांडीय पिंड बने, ब्रह्मांडीय पिंड बने। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, यानी कि महाविस्फोट की घटना महाविस्फोट की घटना कब हुई? 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। अच्छा, सौरमंडल का विकास कब हुआ? सौरमंडल का विकास कब हुआ? सौरमंडल का विकास हुआ 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5
अरब वर्ष पूर्व। जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब इसमें क्या क्या बने, ग्रह भी बने और उपग्रह भी बने। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। अब ये बिग बैंग थ्योरी ये भी बताती है कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। अब इसका साक्ष्य क्या मिलता है, इसका साक्ष्य मिलता है कि आकाश गंगाओं के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप यानी कि माइक्रोवेव एनस्ट्रोफी प्रोब नामक अनुष्ठान में इसकी पुष्टि की। तो इसकी पुष्टि किससे हुई है, मैप से हुई है, यानी कि माइक्रोवेव एनस्ट्रोफी प्रोब, ये नासा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मांड की निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान गिरी। तो एडविन हब्बल तो ब्रह्मांड की निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में किसका योगदान जारी है, एडविन हब्बल का योगदान। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों के सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। तो क्या है, तो साक्ष्य के रूप में किसको माना जा रहा है, सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, सूक्ष्म ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में किसको माना जा रहा है। नंबर फर्स्ट है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। सेकंड, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन नंबर तीसरा है आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना। सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना। एक नोट है, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया।
तो मैप परियोजना यानी कि मैप, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोवेव वेव एनस्ट्रॉपी प्रोब। तो नासा द्वारा 30 जून 2021 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। यानी कि डेविड विल्किंसन ने क्या किया? मैप परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य था बिग बैंग की पुष्टि के साक्ष्य जुटाना। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2023 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। यानी मैप परियोजना से ब्रह्मांड की जो आयु निर्धारित हुई वो कितनी हुई? 13.7 अरब वर्ष। 13.7 अरब वर्ष 13.7 अरब वर्ष ब्रह्मांड की आयु निश्चित हुई। ब्रह्मांड की आयु डेविड विल्किंसन की सितंबर 2023 ईस्वी को निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2023 को डब्ल्यू मैप कर दी गई है। यानी कि मैप का नाम क्या हो गया? मैप, नया नाम डब्ल्यू मैप हो गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CER ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CER ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से कितने नीचे? 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 ईस्वी में महाप्रयोग असफल रहा था। अब ये महाप्रयोग कब असफल रहा था? सितंबर 2008 ईस्वी में। लेकिन सफल कब रहा? 30 मार्च 2010 ईस्वी को। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। इसमें क्या किया गया? प्रोटॉन बीमों को प्रकाश की गति के लगभग बराबर से टकराया गया और हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य। अच्छा, ब्रह्मांड के रहस्य किसमें छिपे हैं? हिग्स बोसोन में। तो ब्रह्मांड के रहस्य किसमें छिपे हैं? हिग्स बोसोन में। क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CER ने 4 जुलाई 2002 ईस्वी को हिग्स बोसोन से
हिग्स बोसोन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल को की खोज करने में सफलता हासिल की। अच्छा, हिग्स बोसोन से मिलता जुलता हिग्स बोसोन से मिलता जुलता कौन सा पार्टिकल है? सब एटॉमिक। और इसकी खोज किससे हुई है? हिग्स बोसोन से। इससे ब्रह्मांड की रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे क्या होगा? ब्रह्मांड की रहस्यों को हम जानेंगे। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। अच्छा, गॉड पार्टिकल परमाणु अवधारणा किसने दी थी? गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा किसने दी थी? ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने। जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस की बोसन थ्योरी पर आधारित थी। और ये किस पर आधारित थी? बोसन थ्योरी पर आधारित बोसन थ्योरी पर। बोसन ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रति मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। तो ब्रह्मांड का विकास कितना है? व्यास कितना है? ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है? लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। और प्रति मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। यानी कि मंदाकिनी क्या है? तारों का एक समूह है। और ये कैसा दिखलाई पड़ता है? धुंधला दिखलाई पड़ता है। और ये तारा निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक गैसपुंज है। तारा निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक गैसपुंज है, जिसे क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला या आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे कहते हैं। मंदाकिनी यानी कि मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो धुंधला सा है, जो धुंधला सा है और तारा निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभिक गैस पुंज
है। हमारी हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे क्या बोलते हैं, दूध मेघला या आकाशगंगा बोलते हैं। पृथ्वी की मंदाकिनी क्या है? पृथ्वी की मंदाकिनी, पृथ्वी की मंदाकिनी क्या है? दुग्ध मेखला आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या गंगा, मिल्की वे। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का प्रभाव क्या है? स्पाइरल है, सर्पिल। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। 80% भाग क्या है? सर्पिलाकार है, यानी स्पाइरल है। सर्वप्रथम इसको देखा किसने? गैलीलियो ने। आकाशगंगा की सबसे निकटतम मंदाकिनी क्या है? सबसे निकटतम मंदाकिनी देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। निहारिका नेबुला। निहारिका यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। तो निहारिका किसे कहते हैं? निहारिका किसे कहते हैं? ये क्या है? यह एक ब्रह्मांडीय
नर्सरी है जहाँ तारों तारों का जन्म होता है। न्यारिका में क्या क्या है? न्यारिका में धूल और गैसों का बादल है। सभी तारों का जन्म क्या न्यारिका में होता है। कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्यामविवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्यामविवर मृत तारे माने जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे और श्यामविवर तारे कैसे माने जाते हैं? मृत तारे। मृत तारे न्यूट्रॉन तारे न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर तारे। यहाँ कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस है। नीहारिका में उपस्थित गैसें नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजन गैस। दूसरा है हीलियम गैस तथा अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस है। आयनीकृत प्लाज्मा जैसे नीहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। तो नीहारिका का निर्माण किससे होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। नंबर 2 किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा। किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणु का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादलों का निर्माण हुआ। यानी कि ब्रह्मांड के जन्म के बाद किसका विकास हुआ? परमाणु का। और इन परमाणुओं से क्या बना? धूल और गैसें। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इससे भी नीहारिका का जन्म होता है। अच्छा, सुपरनोवा से जो भी पदार्थ बनते हैं उनसे किसका निर्माण हो सकता है? नीहारिका का। इनके उदाहरण क्या हैं? बेल और कर्क। नीहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। तो नीहारिका की उत्पत्ति किससे? ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकती है। अब आते हैं नीहारिका के प्रकार। नीहारिका के प्रकार
निहारिका एक प्रकार है। पहली है उत्सर्जन निहारिका। उत्सर्जन निहारिका। नंबर 2 परावर्तन निहारिका। परावर्तन निहारिका। नंबर 3 है श्याम निहारिका। श्याम निहारिकाएं। नंबर 4 है ग्रही निहारिकाएं। ग्रही निहारिकाएं। नंबर 5 है ओरियन नेबुला। ओरियन निहारिका। ओरियन निहारिका। उत्सर्जन निहारिका क्या होती है? यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील एवं झील निहारिका। उत्सर्जन निहारिका जो है वो बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी है। ये तारों से प्रकाशित होती है। इसके उदाहरण है चील और झील निहारिका। परावर्तन निहारिका यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। तो परावर्तन निहारिका क्या करती हैं? तारों के प्रकाश को क्या करती हैं? परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। ये तारे जिनकी प्रकाश को ये परावर्तित करती हैं, ये या तो निहारिका के पास होते हैं या अंदर होते हैं। जैसे कि प्लेडस निहारिका। श्याम निहारिका ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। श्याम निहारिका क्या करती हैं? अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को क्या दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। तो यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा को बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। फिर है ग्रही निहारिका। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी भारी तहों को उत्सर्जित कर देता है। ग्रही निहारिका का निर्माण कब होता है? जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलता है तो यह भारी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। 5वीं है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तो ओरियन नेबुला क्या है? ये हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में ओके।